दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी पीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है एमएन वेंकट चलैया, आरएस सरकारिया, कृष्णा अय्यर या फिर फातिमा बीबी। तो सही उत्तर है एमएन वेंकट चलैया। दोस्तों संविधान समीक्षा आयोग का गठन 22 फरवरी 2000 को वेंकट चलैया की अध्यक्षता में हुआ था। इसने मार्च 2002 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय यानी पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सा था? ऑप्शन देखिए, इग्नू, जेएनयू, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय मीटू या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर क्या है? भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय MITU था। दोस्तों आप जान लीजिए, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना सितंबर 1985 में संसद के अधिनियम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की शिक्षा की दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के प्रारंभ और विकास तथा इन प्रणालियों में समन्वय स्तर को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। तो याद रखिएगा, भारत में पहला निजी विश्वविद्यालय मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कंज्यूमर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 15 मार्च को। दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और 24 से 30 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और भारत के संदर्भ में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या फिर राजगृह। तो सही उत्तर कहाँ है? दोस्तों अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम यानी दास थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जिसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी था, इसके समय में सबसे अधिक गुलाम 1,80,000 गुलाम थे। फिरोज तुगलक ने दीवाने बंदगान नाम से दासों के लिए एक नया विभाग खोला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन देखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फज्जेल खैराबादी या नवाब लियाकत अली। तो सही उत्तर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जोरदार विरोध करते हुए फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नवाब लियाकत अली ने खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ अहम भूमिका निभाई और तुर्की के खलीफा का समर्थन किया था। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन, तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज या भारतीय सेना के नौ संगठन से संबंधित है?
देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पील कमीशन। दोस्तों देखिए, पील आयोग का गठन 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन के लिए किया गया था। तो याद रखिएगा, पील आयोग जो है 1857 की क्रांति के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? देखिए, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले या एस एन बनर्जी। तो सही उत्तर है अरविंद घोष। नरम दली नेताओं में दादा भाई नौरोजी, एम जी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और एस एन बनर्जी थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ये गरम दल के नेताओं में शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, आपको बताना है। ऑप्शन है नाइजर, कांगो, नील या जाम्बेजी। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर कांगो। दोस्तों आप जान लीजिए, विषुवतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले नाटे कद के बौने लोगों को पिग्मी के नाम से जाना जाता है और पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, आपको बताना है। 17, 27, 37 या 47। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 37 द्वीप। आप जान लीजिए, भारत में कुल 247 द्वीप हैं। 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में, 43 द्वीप अरब सागर में स्थित हैं और लक्षद्वीप भारत के पश्चिमी तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप प्रवालों से निर्मित है और यहाँ पर कुल 37 द्वीप स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों गेहूं जो है उपोष्ण कटिबंधीय उपज है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि यानी जो कम सिंचाई की आवश्यकता होती है या जहां पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। गन्ना, जूट, गेहूं या मूंगफली। तो सही उत्तर है मूंगफली। मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सबसे अधिक उचित फसल है। ये एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ये ब्राज़ील का मूल पौधा है। ये खरीफ की फसल है और भारत विश्व का प्रमुख मूंगफली उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है बिहार। दोस्तों आप जान लीजिए कि वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 1106 है। याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। तो याद रखिएगा, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचायती राज की उच्च स्तरीय प्रणाली में क्या आते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। याद रखिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये पंचायती राज की उच्च स्तरीय प्रणाली में आते हैं। और आप जानते हैं कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली आती है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली, ये प्रश्न है मिसप्रिंट हो गया है। तो त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। बंगाल में ये 4 स्तरीय है, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला पंचायत। कई राज्यों में 1 स्तरीय और 2 स्तरीय पंचायती संस्थाएं हैं, लेकिन पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय प्रणाली है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय यानी
पर कैपिटा इनकम प्राप्त की जाती है। कैसे? जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय तथा जनसंख्या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय आय तथा जनसंख्या दोनों से। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से प्राप्त की जाती है। और देश में एक वर्ष में उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित कुल आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। और राष्ट्रीय आय में दोस्तों जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है और ये संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के लिए आधार वर्ष 1980-81 को मानकर स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं और इसके साथ चालू कीमतों पर कुल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े परिकल्पित किए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो उत्तर है भगत सिंह ने। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था। इसका अर्थ होता है क्रांति अमर रहे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से कोई नहीं किया था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का मूल प्रस्ताव गांधी जी का था, जिसे 16 जुलाई 1942 को वर्धा में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति में कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था और बाद में 8 अगस्त 1942 को बम्बई स्थित ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार करके 9 अगस्त से आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय किया और इस पृष्ठभूमि में गांधी जी समेत सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का सांकेतिक नेतृत्व यद्यपि महात्मा गांधी द्वारा किया गया, लेकिन सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के चलते इस आंदोलन का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं था। अगला प्रश्न है, जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की थी? तो उत्तर है ऊधम सिंह ने, ऑप्शन डी। दोस्तों देखिए, 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के गवर्नर रह चुके जनरल डायर को सरदार ऊधम सिंह ने गोलियों से उड़ा दिया था। लाहौर षड्यंत्र केस में सरदार भगत सिंह और अन्य साथियों को लाहौर जेल में डाला गया। और आप जान लीजिए, जनरल डायर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर था। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? आपको बताना है। चंद्रमा, समुद्र, सूर्य या हवा? तो सही उत्तर है सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। और आप जान लीजिए कि सूर्य जो है पृथ्वी पर वायु प्रवाह और जल चक्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है और ये समस्त जीवों के लिए, समस्त जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत है। और इसको अगर विस्तार में आप देखेंगे तो पौधे जो हैं सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। इसी भोजन के द्वारा पृथ्वी पर मानव और अन्य जंतुओं का पोषण होता है। सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन के नाभिक अत्यंत तीव्र गति से गतिशील रहते हैं। जब ये नाभिक परस्पर गतिशील होकर अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों के नाभिक बनाते हैं तो अधिक परिमाण में ऊर्जा विमोचित होती है। यही वह सौर ऊर्जा है जो सूर्य से विकिरण के द्वारा फोटान के रूप में हमें पृथ्वी पर प्राप्त होती है। और भारत उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, यहाँ पर सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है काली या रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी या इसी को कपासी मिट्टी कहते हैं, ये मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात में बहुतायत से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसे ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहते हैं? तो याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहते हैं। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है और वायुमंडलीय दाब पर यह 78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है।
और इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेड़ और पौधे द्वारा खाना या भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। याद रखिएगा कि पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कही जाती है। इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, खनिज लवण और जल की उपस्थिति में जो है भोजन तैयार करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ था? शक, कुषाण, सातवाहन या शुंग? तो सही उत्तर है शुंग वंश। दोस्तों 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की और पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया था। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है किस नदी पर? तो उत्तर है हीराकुंड बांध महानदी पर तैयार किया गया है और ये ओडिशा राज्य में है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? तो सही उत्तर गुजरात हो जाएगा। दोस्तों भारत में सर्वाधिक जो है कपास उत्पादन गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश और पंजाब राज्यों में होता है। तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य भारत का गुजरात है। अगला प्रश्न आसान सा है कि किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया, बोध गया, देव या रांची में? तो सही उत्तर क्या है? देव में सूर्य मंदिर है। तो याद रखिएगा, देव में सूर्य मंदिर स्थित है और बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ महात्मा बुद्ध के बड़े बड़े मंदिर और स्तूप हैं। गया फल्गु नदी के किनारे बसा है। यहाँ विष्णुपद मंदिर होने के कारण महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। और रांची झारखंड राज्य में स्थित जो है रांची जो है झारखंड में स्थित है और इसकी राजधानी है। और यहाँ पर हुडरू जलप्रपात, गौतम धारा, हिरड़ी जलप्रपात और रांची झील प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल की संरचना अनेक प्रकार की गैसों, जलवाष्प और सूक्ष्म ठोस कणों से हुई है। भारी गैसें निचली परतों में धरातल से 72 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती हैं और इन गैसों में नाइट्रोजन सर्वाधिक प्रतिशतता में 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। हल्की गैसों में नियान, हीलियम, ओजोन, जेनोन, क्रिप्टोन और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन भी वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो कौन सी है? देखिए, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? तो सही उत्तर है मीथेन। दोस्तों मीथेन गैस, इसका फार्मूला CH4 होता है और आप जान लीजिए धान के खेत, गाय और भैंस के तबेले, पेट्रोलियम के कुएं आदि मीथेन गैस के स्रोत होते हैं। मीथेन गैस को ही प्राकृतिक गैस के जो है नाम से जाना जाता है और ये एल्केन समूह का पहला यौगिक होता है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। UPPCS प्रारंभिक परीक्षा RO और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड, MP, राजस्थान और बिहार लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।